नहीं नहीं, मॉर्निंग में खोल लो। चलो, तो चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन की बात हो रही है कि हमारी जो धरती है जब अपने एक एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में, जिसे डेली मोशन कहते हैं, अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, उसको रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, अपनी ही जगह पे घूमना 24 घंटे का होता है और इसको अर्थ डे कहा जाता है, डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक, इसीलिए अगर अभी इंडिया में रात हो रही है यानी कि हमारी जो इंडिया है वो घूम के यहाँ आ गई है, और यूएसए में अभी दिन निकल रहा होगा तो यूएसए यहाँ आ गया है, सूरज की तरफ आ गया है। ठीक, ये तो हो गई पहला मोशन। दूसरा मोशन जो होता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है परिक्रमा। जैसे आपने देखा होगा ना कि मंदिर होता है, ठीक है, मंदिर के चारों ओर लोग ऐसे चक्कर काटते हैं, या जैसे मुस्लिम हज पे जाते हैं तो हज के चारों ओर ऐसे चक्कर काटते हैं, उसके काबा के चारों ओर। ठीक है, तो वो क्या है, परिक्रमा की सेंटर पे कुछ है और उसके चारों ओर भ्रमण करना, ठीक है, घूमना, वो होता है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जो होता है हमारी अर्थ कैसे करती है कि सूरज यहाँ होता है और इसके चारों ओर हमारी धरती घूमती रहती है। ठीक है, ये होता है रेवोल्यूशन। जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात, सुबह हम सूरज की तरफ थे इसलिए हमारे यहाँ सुबह हो रही थी, अब हम सूरज की तरफ नहीं है इसलिए हमारे यहाँ रात हो रही है। रेवोल्यूशन की वजह से बेटा आते हैं सीजन्स, मौसम बदलते हैं। ठीक है, जैसे अभी ठंड हो रही है हमारे यहाँ पे नॉर्थ में, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं, इंडिया जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, हमारी धरती के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ में है, तो साउथ में इस टाइम गर्मी हो रही होगी, वहां पे इस टाइम साउथ में स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा, हमारा ऑटम चल रहा है, वहां पे स्प्रिंग चल रहा होगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमा। परिक्रमा जो होती है बेटा वो इस पाथ में, ये जो आप देख रहे हो पाथ, ठीक है, इस पाथ में हमारी धरती रेवोल्यूट करती है। इस पाथ को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घ वर्तुलाकार कक्षा। ठीक है, ये जो शेप है इसका अंडे जैसा, ये इसको बोला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब रेवोल्यूशन पे हम बाद में आएंगे डिटेल्स में, पहले हम अपनी धरती के बारे में बात करते हैं। हमारी जो धरती है इसका जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री की तरफ झुका हुआ है, यानी मेरी धरती ऐसे सीधी नहीं घूमती है, मेरी धरती ऐसे टेढ़ी घूमती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊं तो ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री का आता है, झुकी हुई है इस तरफ। ठीक है, उसके बाद सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जब हमारी सूरज की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर, धरती के ऊपर, तो इस तरीके से एक चक्र बनता है हमारी धरती में, जो हमारी धरती के दिन और रात को अलग करता है बेटा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर हमारी जो धरती है, ठीक है, सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ रही है, ठीक है, इस साइड पड़ रही है तो इस साइड पे दिन निकला हुआ है, इस साइड नहीं पड़ रही तो इस साइड नाइट हो रही है। तो दिन और रात को अलग करने वाली जो ये आप लाइन देख रहे हो, अब ये लाइन नहीं है, ये सर्कल है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से आगे से जा रही है तो ये पीछे से भी ऐसे जा रही होगी, एक सर्कल बना रही होगी। ठीक है, तो ये सर्कल है, इस सर्कल को बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे क्वेश्चन आए कि वो कौन सा सर्कल है जो दिन और रात को अलग करता है, तो आप बोलोगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ठीक है, हमारी पृथ्वी में वो लाइन या वो रेखा या वो सर्कल, सर्कल क्या होता है, ये प्लेन सरफेस पे, ठीक है, तो वो सर्कल जो दिन और रात को अलग करता है। मतलब अगर मैं धरती को काटूं तो एक धरती इधर, आधी धरती इधर और आधी धरती इधर। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। ठीक, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया अर्थ डे क्या होता है, 24 घंटे की जो रोटेशन होती है उसको अर्थ डे बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं सवाल, कह रहे हैं कि अगर अर्थ रोटेट ना करे, मतलब मेरी धरती, यहाँ पे मेरा सूरज है और यहाँ मेरी रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे दिन निकला हुआ है, यहाँ पे रात हो रखी है, ठीक है, और ये धरती रोटेट ना करे, घूमे ना, बस ऐसी रहे, हमेशा ऐसी रहे। तो मान लो यहाँ इंडिया है, यहाँ अमेरिका है, हमेशा इंडिया में दिन निकला रहे और हमेशा यूएसए में रात रहे, तो क्या होगा, तो भाई मरकरी वाला हाल होगा, यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी और यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से जीवन जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि धरती घूमती रहती है इसीलिए हमारे जो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है, क्योंकि दिन में धूप पड़ रही थी तो गर्म हो गई थी इधर से धरती आधी, अब जब वो घूम गई यहाँ पे रात आ गई वापस से तो वो ठंडी हो गई, तो बैलेंस एक बना रहता है। लेकिन अगर नहीं घूमेगी तो हमारा क्या होगा, आधी धरती गर्म हो जाएगी, आधी धरती ठंड हो जाएगी और वहां के लोग ठंड से मर जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएंगे। इसलिए रोटेशन होना भी बहुत जरूरी है। अब आपको दिखा दूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रोटेशन रेवोल्यूशन में, इसका वो देख लो आप। ये रोटेशन है, अपनी ही जगह पे घूम रही है। ठीक है, अपनी जगह पे घूम रही है, कहीं भी मूव नहीं कर रही है। ये एक्सिस उन्होंने गलत बनाया है, एक्सिस ऐसे जाएगा टेढ़ा। ओके, तो ये अपनी जगह पे घूम रही है, ये रोटेशन है बेटा। देखो टेढ़ा कर दिया इन्होंने। रोटेशन जो होता है इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, रुक जा भाई, कहा गया, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे देखो दिन निकला हुआ है, रोशनी हो रखी है, और यहाँ पे अंधेरा हो रखा है पीछे की साइड पे। ठीक है, और जब ये जैसे जैसे ये घूमती चली जाएगी वैसे वैसे उधर दिन निकलता जाएगा और उधर रात होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो पैसिफिक ओशन पे दिन निकला हुआ था, फिर ये इधर जा रहा है तो यहाँ दिन निकल गया, फिर अफ्रीका यहाँ पहुंचा तो दिन निकल गया। तो इस तरीके से ये रोटेशन होती है हमारे, जिसमें 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये अपनी जगह पे होती है, इसमें मूव नहीं कर रही, वो कहीं भी जगह नहीं बदल रही। और उसके बाद आता है आपका रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है परिक्रमा, किसी चीज के चारों ओर घूमना। जैसे बचपन में हम अपने मम्मी पापा के चारों ओर घूमते थे ना, उनको पकड़ के उनके पूरे चारों ओर चक्कर काट दिया करते थे, तो कहते थे चक्कर मत काटो। अरे तो ये जो है, ये जो पाथ बना रही है ये हमारी धरती, ये पाथ एक्चुअल में है नहीं, इमेजिनरी है, बट इसी रास्ते पे ये चलती रहती है। इस रास्ते को बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये जो रास्ता है इस रास्ते को बोला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इसको कवर करने में, ये सूरज के चारों ओर पूरा चक्कर काटने में इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, यानी कि 1 साल का समय लगता है यहाँ से वापस यहाँ आने में। तो अरे यार मत करो। तो दो तरीके के मोशन होते हैं हमारी धरती में, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। क्लैरिटी मिल गई दोनों के बीच में? रोटेशन एक्सिस पे होगा, रेवोल्यूशन इलिप्टिकल ऑर्बिट पे होगा। ठीक है, रोटेशन में 24 घंटे लगेंगे, इलिप्टिकल में 1 साल लगेगा। ठीक, रोटेशन अपनी जगह पे ही होगा, डे एंड नाइट के लिए जिम्मेदार है, रेवोल्यूशन सीजन्स के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब रेवोल्यूशन कितना टाइम लेता है होने में? भाई रेवोल्यूशन लेता है 365 दिन और 6 घंटे। अब ये सवाल आया हुआ है पेपर में, बच्चे क्या करते हैं कॉन्फिडेंस में आके सिर्फ 365 पे टिक लगा देते हैं। नहीं, 365 दिन नहीं होते हैं, 365 दिन के साथ बेटा 6 घंटे भी होते हैं धरती को पूरा एक चक्कर काटने में सूरज के चारों ओर। बस हम क्या करते हैं कि इस 6 घंटे को गिनते नहीं है, हम इस 6 घंटे को ऐड करते हैं 4 साल तक। ठीक है, 4 साल तक हम इस 6 घंटे को गिनते चले जाते हैं। 4 साल बाद ये 6 घंटे 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन बन जाते हैं। इस एक दिन को 4 साल बाद हम फरवरी में ऐड कर देते हैं और उसे 29 डेज का बना देते हैं, और हमारे एक साल में 366 डेज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो जैसे हम बचपन में कहते थे कि क्यों फरवरी में 4 साल बाद 29 दिन होते हैं, या क्यों 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो वो इस वजह से 4 साल बाद लीप ईयर आता है। क्योंकि ये जो 6 घंटे, अब 6 घंटे का दिन तो नहीं बना सकते हम कि भाई आज हमारा 31 दिसंबर है, 365 दिन खत्म हो गए, एक दिन हम 6 घंटे का रख लेते हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते, दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 6 घंटे 4 साल तक ऐड करते हैं। जब ये 24 घंटे बन जाते हैं तो उसको एक दिन बना के फरवरी में ऐड करके लीप ईयर बना देते हैं 366 दिन का। ठीक है, तो लीप ईयर समझ आ गया क्यों होता है? अभी ये डायग्राम मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, लीप ईयर की क्लैरिटी मिल गई, लीप ईयर क्यों होता है। ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? ये वाला पाथ जिसमें हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। अब ये जो धरती चारों ओर घूम रही है, ये क्यों घूम रही है? ये इसलिए घूम रही है बेटा क्योंकि पूरे साल में ये हमें 4 अलग प्रकार की ऋतुएं देती है, सीजन्स देती है, समर, विंटर, स्प्रिंग और
ऑटम। ठीक है, अब हमें क्या लगता है कि हमारी धरती, अब गर्मी हो रही है तो लगता है हमारी धरती जो है सूरज के पास है। नहीं, हमारी धरती जब सूरज से दूर होती है तो गर्मी हो रही होती है, और दूर होती है तो ही ठंड हो रही होती है। लेकिन जब सूरज के पास होती है तो ऑटम और स्प्रिंग हो रहा होता है। अभी उस डायग्राम के ऊपर हम समझेंगे क्लैरिटी के साथ पूरा। ठीक है, अब इस डायग्राम पे आ जाओ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दफा हो जाओ यहाँ से, इसको बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, ये हमारा रेवोल्यूशन शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी धरती है। अब हमारी धरती पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई धरती जो है वो ऐसे झुकी हुई है, और हर पॉइंट पे ऐसे ही झुकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं और जाके ऐसे ऐसे झुक जाएगी। कहाँ मिल रहे हैं इनको पटाखे, मुझे ये बताओ पहले। ऐसा नहीं है कि कहीं और जाके वो ऐसे झुक जाएगी या ऐसे झुक जाएगी, नहीं, वो हर पॉइंट पे ऐसे ही झुकी रहेगी। यानी नॉर्थ इस तरफ जा रहा होगा और साउथ इस तरफ जा रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा सूरज है। ठीक है, सूरज की रोशनी किस तरीके से पड़ रही है, अब आप ध्यान से देखो। ये हमारा इक्वेटर है, बीच की लाइन हो गई इक्वेटर। तो जब इक्वेटर की बात कर देते हैं तो हमारी जो धरती है वो दो टुकड़ों में बट जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज, सॉरी गाइस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज से दूर जा रहा है, राइट। तो अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो जल्दी पहुंच रही है। ठीक है, जल्दी पहुंचने की वजह से यहाँ पे गर्मी हो रही है, और जल्दी पहुंचने की वजह से दिन जो है वो जल्दी निकल रहा है, और रात जो है वो लेट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में जो रोशनी है वो देर में पहुंच रही है। ठीक है, उसका जो टाइम है, उसका जो डिस्टेंस है वो लंबा जा रहा है। ठीक है, उसका डिस्टेंस कैसे जा रहा है, लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मौसम हो जाता है वो ठंड का हो जाता है। यानी हमारा जो दिन है वो लेट निकलता है, और रात जो है वो जल्दी हो जाती है। ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस डायग्राम के हिसाब से हम ये कहेंगे कि जब सूरज पश्चिम में है, मतलब हमारी धरती सूरज के वेस्ट डायरेक्शन में है, स्पेस में कोई दिशा नहीं है। स्पेस पे मैं नहीं कह सकती कि सूरज उत्तर दिशा में है या धरती पूरब दिशा में है, नहीं, स्पेस में कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ कि जब धरती वेस्ट में है तब हमारा नॉर्थ सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। अब नॉर्थ में कौन आता है बेटा, ये मेरी धरती है, ये मेरा इक्वेटर है, यहाँ मेरा इंडिया है। ठीक है, यहाँ मेरा इंडिया है, तो मेरा इंडिया इक्वेटर से ऊपर आ रहा है, यानी कि मेरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और यहाँ पे कहीं है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस में आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब मेरी धरती पश्चिम में है सूरज के, तो मेरे इंडिया में गर्मी हो रही है और मेरे ऑस्ट्रेलिया में ठंड हो रही है। क्यों, क्योंकि मेरा जो नॉर्थ है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है, और साउथ जो है वो सूरज के दूर जा रहा है। पोल जो है वो इस तरफ जा रहा है, और नॉर्थ का पोल इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। जब इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होती है तो उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, जो कि 21 जून को, अब 21 जून को इंडिया में ही गर्मी होती है, नॉर्थ में जितने भी देश हैं वहां पे गर्मी होती है। ठीक है, तो 21 जून से आप समझ लेना, हम तो इंडिया की बात करेंगे, बाकी इसमें सारे आ जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी नॉर्थ के देश हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, और विंटर में जो कि सदर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, 21 जून को गर्मी, ठंड होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बर्फ गिर रही होगी सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होगी। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो डेट याद रखनी है, नाम याद रखना है, कौन से हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा। तो अगर एक का याद हो गया कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है, भाई अपने देश के हिसाब से याद कर लो, जून में गर्मी रहती है, तो आपको बाकियों के भी याद हो जाएंगे। ठीक, ये हो गई गर्मी की बात। अब आते हैं सर्दी वाले पे, इस वाले पे। अब हमारी धरती यहाँ से घूम के आई यहाँ पे, अभी भी हमारा जो एक्सिस है वो ऐसे ही है, तिरछा। अब मेरा नॉर्थ सूरज से दूर की ओर जा रहा है, और साउथ मेरा सूरज की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इक्वेटर बना दिया, ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये मेरा सदर्न हेमिस्फीयर।
अब सूरज की रोशनी साउथ की तरफ पहले पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि साउथ की तरफ पहले पड़ रही है तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो गई, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में कौन था, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है। और नॉर्थ क्योंकि दूर पड़ रहा है तो नॉर्थ में क्या आ गई, विंटर आ गई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर, यानी इंडिया में अब क्या हो रही होगी, ठंड हो रही होगी। तो 22 दिसंबर हमें पता है भाई, दिसंबर में इंडिया में ठंड हो रही होती है, ठीक है। अब जब दिसंबर में इंडिया में ठंड है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया वालों जो क्रिसमस मना रहे हैं वो कौन से मौसम में मना रहे हैं, गर्मी के मौसम में। वहां पे 25 दिसंबर में क्या हो रही होगी, गर्मी हो रही होगी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, दोनों को ही बेटा इक्विनॉक्स बोलते हैं, बस इनकी डेट अलग रहती है। मार्च का महीना है, होली वाला टाइम स्प्रिंग होता है, बसंत होता है। सितंबर वाला टाइम भाई ऑटम होता है, अभी गया है, ये हमारा चल ही रहा है, पतझड़ का महीना, इक्विनॉक्स हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इक्वेटर है, ठीक है, वो सूरज के सामने ही पड़ रहा है, लंबे में पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो सनरेज है वो साउथ पोल पे भी जा रही है और नॉर्थ पोल पे भी जा रही है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दोनों पे पड़ रही है। यहाँ पे भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है और सदर्न हेमिस्फेयर पे भी पड़ रही है। बस फर्क इतना है कि हम यहाँ विंटर से होकर आ रहे हैं, तो यहाँ हमारे नॉर्थ में स्प्रिंग हो गया। हम यहाँ नॉर्थ में विंटर में थे, तो हमारे नॉर्थ में क्या आएगा, स्प्रिंग आएगा। अब देखो सूरज की रोशनी पहुंचने में तो अभी टाइम लग रहा है ना, नॉर्थ में भी, सदन में जल्दी पहुंच रही है, यानी कि अभी यहाँ पे गर्मी से निकल के मौसम, गर्मी से निकल के कौन सा मौसम आता है, ऑटम आता है, तो सदन में ऑटम आ रखा है। और ऊपर देर में पहुंच रही है, लेकिन पहुंच रही है, सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ रही है, दोनों हेमिस्फेयर पे पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग है, यानी कि मौसम जो है वो मॉडरेट है, ना कि बहुत गर्म ना कि बहुत ठंडा। और क्योंकि हम सर्दियों से निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर और देर में नॉर्थ पे पहुंच रही है सूरज की रोशनी, तो स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग में मौसम अभी ठंडा ही रहता है, उतना ठंडा नहीं रहता, जैकेट वगैरह उतर जाते हैं, बट पंखे अभी हल्के हल्के चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आ जाए तो भाई यहाँ हम समर से होकर आ रहे हैं, गर्मियों से आ रहे हैं इधर हम, ठीक है, गर्मियों से जब हम आ रहे हैं तो नॉर्थ पे आपकी पहले से रोशनी पड़ रही है, तो हमारा ऑटम आ जाता है, डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है बट रोशनी पड़ रही है, पूरे नॉर्थ पे नहीं पड़ रही है, और साउथ सदर्न हेमिस्फेयर पे भी जा रही है हमारी रोशनी, लेकिन देर से जा रही है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या हो रहा होगा, सितंबर में स्प्रिंग सीजन, मतलब अभी वहां पे बसंत खिला होगा ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने में, ठीक है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, ऑटम हो रखा है इंडिया में, ठीक है। तो इस ये जो है परिक्रमा जो करती है, इससे क्या होते हैं, मौसम आपके बनते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखनी है चीजें, एक तो इनकी डेट याद रखना, 21 जून है तो भाई समर सोल्स्टाइस, 22 दिसंबर है तो विंटर सोल्स्टाइस। इक्विनॉक्स में जो भी पूछा जाए कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स है तो 21 मार्च, ऑटम इक्विनॉक्स है तो 23 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर जो होता है, इस दिन आपके जो दिन और रात होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, डे इज इक्वल्स टू नाइट, जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात होती है। अब यहाँ समर सोल्स्टाइस में हमारा दिन जो होता है वो रात से बड़ा हो जाता है, और विंटर सोल्स्टाइस में रात जो है वो दिन से बड़ी हो जाती है। हम अपने देश के हिसाब से करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से नहीं बता रही मैं आपको, ठीक है। तो गर्मियों में आप देखते ही हो दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, और अब देखो रात बड़ी हो रही है, 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है और मॉर्निंग में भी 6:30-7 बजे तक दिन निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीजन्स क्रिएट करता है रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पूरा इन्होंने वही सारी चीज दे रखी है, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, आर्कटिक सर्कल के पास होता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल में 6 महीने तक रोशनी ही रहती है क्योंकि रात नहीं होती है, ओके। समर रीजन रहता है, 21 जून को शॉर्टेस्ट नाइट रहती है, समर सोल्स्टाइस कहलाता है, 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। उसके बाद आपका 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आपकी रेस गिर रही होती है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न हमारा साउथ में आता है और यहाँ पे कैंसर आएगा समर में,
क्योंकि कैंसर हमारा नॉर्थ में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर में हमारा इक्वेटर पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो कोई भी चीज गर्म ठंडी नहीं होती। इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर में, और ऑटम होता है, और सदन में स्प्रिंग होता है। उल्टा मौसम रहेगा, जो ऊपर रहेगा उसका उल्टा नीचे रहेगा। ठीक है, चलो इसकी क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से, फिर मुझे चैप्टर 4 भी कराना है। The movement of the earth around the sun is known as, around the sun, सूरज के चारों ओर जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए बच्चा। सूरज के जो घूमता है वो क्या होता है? अरे भाई अभी तो वीडियो दिखाया इतना, रेवोल्यूशन, परिक्रमा, अभी दिखाया ना आपको मैंने। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, इक्वेटर पे सन रेज कब गिरती हैं? अभी यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, कहाँ गया? डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। जब इक्वेटर पे गिरेंगी सन रेज तो हमारा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में मौसम कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। ठीक है, स्प्रिंग या ऑटम रहेगा। अगर रोशनी ऐसे पड़ रही है सन रेज की, या ऐसे पड़ रही है धरती पे, ठीक है, तो हमारा नॉर्थ और सदर्न कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है। तो या तो 21 मार्च तारीख आएगी या 23 सितंबर आएगी। तो यहाँ पे 21 मार्च आ गई। ठीक, क्रिसमस गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन, मौसम किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन, रेवोल्यूशन या ग्रेविटेशन? अभी बताया। मौसम किसकी वजह से बदलते हैं? सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है धरती, क्या बोलते हैं उसको? जवाब दो। बच्चे रेवोल्यूशन कहाँ खो गए? अभी तो मैंने वीडियो से क्लियर किया था। देखो इस तरह से मूवमेंट होती है, दो मूवमेंट होती है अर्थ की। ये रेवोल्यूशन होता है जो सूरज के चारों ओर है, और ये रोटेशन होता है जो अपनी ही जगह पे वो ऐसे 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 घूमती रहती है अपनी ही जगह पे। मतलब ऐसे भी घूम रही है जैसे मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, और अपनी जगह पे ऐसे गोल 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 भी घूम रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यूनिवर्स। ठीक है, तो ये रोटेशन है अपनी जगह पे, और सूरज के चारों ओर रेवोल्यूशन है। तो सूरज पास है, दूर है, कहाँ है, कैसे है, उसी हिसाब से तो मौसम बनेंगे। मौसम किसकी वजह से बनते हैं? सूरज की वजह से, सन की वजह से ही बनेंगे ना। जहाँ पे सन नहीं होगा वहां ठंड हो जाएगी, जहाँ सन होगा वहां गर्मी हो जाएगी। इतना तो पता ही है। तो सन जहाँ आ गया वहां रेवोल्यूशन आ गया। रोटेशन में सन का रोल ही नहीं है, रोटेशन में तो वो अपने आप अपनी जगह पे घूम रही है, एक ही जगह पे। ठीक है, अ लीप ईयर हैज, एक लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं? चार साल बाद कितने दिन आते हैं एक साल में? 366। डेली मोशन ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? डेली जो घूमती है 24 घंटे में जो घूमती है अपने एक्सिस पे, रोटेशन। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, ये जो ऑर्बिट बताया था इसका नाम क्या था? ये जो रास्ता है, इसको क्या बोलेंगे रास्ते को? कौन सा ऑर्बिट है ये? इलिप्टिकल, दीर्घ वर्तुलाकार। ठीक है, सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। भाई 21 जून इंडिया में गर्मी हो रही होती है, इंडिया की बात करनी है, गर्मी हो रही है, तो भाई यानी कि हम कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में रहते हैं। नॉर्थ में कौन सी रेखा जा रही होती है ट्रॉपिक की? कैप्रिकॉर्न या कैंसर? कैंसर।
साउथ में कैप्रिकॉन होती है मकर, और ऊपर कर्क कैंसर। डेज आर शॉर्टर, कौन से मौसम में दिन छोटे होते हैं? विंटर्स। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत आसान सा है, ठीक है, मैप। अब मैप्स क्यों जरूरी होते हैं? मैप्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आप ग्लोब को लेके हर जगह नहीं घूम सकते, राइट? हर जगह आप एक ग्लोब लेके नहीं घूम सकते, इसलिए मैप्स बनाए जाते हैं। और मैप्स जो होते हैं इसमें हम छोटी छोटी चीजें दिखा सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैं अपने मोहल्ले का भी नक्शा बना सकती हूँ, लेकिन ग्लोब को मैं अपना मोहल्ला नहीं दिखा सकती। ग्लोब में मैं कंट्री दिखा सकती हूँ और स्टेट दिखा सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, पर मैप में हम छोटी से छोटी चीजें भी उसकी दिखा सकते हैं। अब इसमें मैप में जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो है इसके पहले टाइप्स। 3 प्रकार के मैप्स होते हैं बेटा, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। फिजिकल मैप वो होता है जिसके अंदर पृथ्वी की मौजूदा भौतिक चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, पठार, प्लेट्यू, ठीक है, आपके मैदान यानी कि प्लेन्स हो गए, आपकी नदियां, रिवर्स, और आपके बेटा सागर, ओशन, ठीक, एक्सेट्रा। ये चीजें जो फिजिकल चीजें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये किस में दिखाए जाएंगे? फिजिकल मैप में। ये आपका ऐसे वाला जो मैप होता है ये आपका फिजिकल मैप होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं ये पर्वत है, ग्रीन कलर प्लेन्स है, मैदान है, येलो कलर पठार, प्लेट्यू है, और ब्लू कलर की जो रेखाएं आप देख रहे हैं इसके अंदर लाइंस जो दिख रही हैं पतली पतली, ये ब्लू कलर की, ये क्या है? नदियां हैं, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें ज्यादा क्लियर है। ब्राउन कलर की क्या है? पर्वत, माउंटेन। ग्रीन कलर क्या है? मैदान, जैसे हम मैदान में रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? येलो कलर का ये पठार, प्लेट्यू, ओके। और आपकी ब्लू कलर की जो लाइंस देख रहे हो या ये ब्लू कलर देख रहे हो ये पानी है, ओके। तो ये फिजिकल मैप होता है जिसके अंदर आपको पर्वत, पठार और पानी, नदी, ओशंस ये सब दिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप होता है बेटा जिसके अंदर आपको बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, ये आपका पॉलिटिकल मैप होता है। जिसमें देशों के बीच में, राज्य के बीच में आपको बाउंड्रीज दिखाई जाती है, जैसे कि ये वाला मैप बचपन में स्कूल में भी खरीदते होंगे। अब इसमें हर एक राज्य की बाउंड्री दिखा रखी है आपको, ठीक है। ये तो इंडिया का मैप हो गया, चाहे आप दुनिया का मैप लीजिए या कहीं का भी मैप लीजिए जिसमें आपको बाउंड्री शो हो रखी हो, वो आपके पॉलिटिकल मैप होते हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें भी आपकी बाउंड्री शो हो रखी है। क्लियर मैप नहीं है कोई? इंडिया ही आ गया क्या? ठीक है, कोई नहीं। ये वाले मैप जिसमें बाउंड्रीज आपको शो हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पूरी रेखाएं दिख रही हैं, उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, आपको साफ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, जिसमें बाउंड्रीज बनी हुई हो। लेकिन अगर अभी पीछे आपने देखा होगा फिजिकल मैप मैंने खोला था तो उसके अंदर बाउंड्रीज नहीं थी, राइट। फिजिकल मैप के अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, उसके अंदर सारे के सारे क्या बने हुए थे आपके? सिर्फ पठार, प्लेन्स, इनके बारे में दिया हुआ था। देखो इसमें कोई भी देश, इस राज्य आपको नहीं पता चल रहा है, इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। केरला कहाँ है, या मेरा वो कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है। फिजिकल में ये, पॉलिटिकल में बाउंड्रीज। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप होता है बेटा किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, कोई खास जानकारी के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगी ना, कोई थीम होगी, जैसे कि रोड्स का मैप, ठीक है, रोड का मैप हो गया, बारिश का मैप, जंगल, किस तरह से जंगल बटे हुए हैं इसका मैप, इंडस्ट्री का मैप, वो होते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स भी दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि आपके सवाल क्लियर रहे। थीमेटिक मैप इंडिया का ही दिखा देते हैं, ठीक है। किस चीज का ये है?
डिफरेंट रेनफॉल का दिखाते हैं। अब ये जो मैप है, ये मैप आपको क्या दिखा रहा है? ये मैप दिखा रहा है कि कहाँ पे कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, जहाँ पे डार्क ब्लू है वहां ज्यादा बारिश हुई है, जहाँ कम ब्लू है वहां कम हल्की बारिश हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैप है ना, तो आपको इसमें कोई राज्य नजर आ रहा है ना, इसमें पर्वत ना पठार ना नदी ना तालाब, कुछ नहीं नजर आ रहा। आपको सिर्फ इस मैप के अंदर ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई थी। ठीक है, ये वाला मैप ले लो। इस मैप के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आया था। सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा है ये मैप। ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 दिखा रखे हैं अर्थक्वेक के। तो जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही हो बेटा, वो मैप जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? थीमेटिक मैप होते हैं। जंगलों के ऊपर आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन से एरिया में कितने जंगल हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा थीमेटिक मैप। कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पे कितना रोड्स का देख लेते हैं। ये देखिए, इस मैप के अंदर सिर्फ जो बड़े बड़े आपके हाईवे वाले रोड्स हैं वो दिखा रखे हैं। ठीक है, सारे एनएच कनेक्टेड दिखा रखे हैं आपके, और कोई भी चीज दूसरी चीज इसमें नहीं दिखा रखी। ठीक, इसी तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा कि जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में। ठीक, तो ये जो होते हैं ये थीमेटिक मैप्स होते हैं जिसमें थीम होती है। टाइप्स ऑफ मैप क्लियर हैं? तीनों टाइप्स ऑफ मैप क्लियर हो गए? ठीक है, अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी मैप में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन, फिर सिंबल। इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहला आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि भाई हमने मैप बनाया है ना, मैंने यहाँ पे दिखाया दिल्ली और यहाँ दिखाया आगरा। अब अगर मैं असली में जाऊं, रियल में जाऊं, तो दिल्ली से आगरा जाने में मान लो मैंने लिख दिया 1400 किलोमीटर। तो 1400 किलोमीटर तो मैं मैप पे नहीं लिख सकती, नहीं दिखा सकती। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये बता सकती हूँ कि दिल्ली से आगरा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मैप बन सकता है, 14 सेंटीमीटर से बड़ा मैप बन सकता है। तो मैंने 14 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? मैं यहाँ पे एक स्केल लिखूंगी। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे एक स्केल लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है इस मैप में। तो अगर मुझे 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं क्या समझूंगी कि दिल्ली से आगरा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। उस डिस्टेंस के लिए स्केल बनाना बहुत जरूरी होता है। चाहे छोटा सा मैप ही क्यों ना हो, आपका स्कूल और आपका घर है। ठीक है, आपने यहाँ से लिखा कि ये 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर भाई हम रास्ता तो नहीं बना सकते। मैं मैप में ऐसे 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 करते 2 किलोमीटर तक तो नहीं जा सकती। तो मैं एक स्केल बना सकती हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो भाई मैंने 2 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ स्कूल किया, यहाँ घर किया, मैंने बता दिया भाई ये 2 सेंटीमीटर है। तो यानी कि घर से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर। ऐसे स्केल बनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जो स्केल होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। स्मॉल स्केल वो होता है बेटा जो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है, जैसे कि 2 देशों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब मान लीजिए यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका में ब्राजील है। मुझे कनाडा से ब्राजील जाना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। मान लीजिए 3000 किलोमीटर हो गया। अब 3000 किलोमीटर को नक्शे पे दिखाना है। कैसे दिखाऊं 3000 किलोमीटर को नक्शे पे? तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि अपना स्केल छोटा कर सकती हूँ। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। इतने बड़े रास्ते को मैंने इतना छोटा स्केल दे दिया। ठीक है, अब मुझे अगर दिखाना है कनाडा से ब्राजील, तो मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची। ठीक है, और मैंने दिखा दिया भाई यहाँ कनाडा, यहाँ ब्राजील, और इनके बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप डाल दिया। क्योंकि 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 3000 किलोमीटर। तो जब आप एक बहुत बड़े डिस्टेंस को एक छोटा सा स्केल देते हो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। तो आपको उल्टा याद रखना है, स्मॉल में बड़ा डिस्टेंस होगा और लार्ज में बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि आपका घर से स्कूल, आपके घर से परचून की दुकान,
कम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे भाई स्कूल है, ये मेरा घर है, और मैंने यहाँ पे लिखना है कि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या, मैंने लिखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिया, 1 किलोमीटर बहुत कम है 1000 किलोमीटर के मुकाबले। ठीक है, तो जब डिस्टेंस छोटे हो यानी आसपास की जगहों को ही मापना हो तो लार्ज स्केल, और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो स्मॉल स्केल। ठीक है, जैसे हम अपना घर बनता है तो घर का नक्शा बनाते हैं कि भाई यहाँ पे एक 10 बाय 10 का कमरा होगा, तो ये लार्ज स्केल मैप है। क्या होता है इसका स्केल, लार्ज स्केल। ठीक है, कि 100 गज का अगर घर है तो हम उस पर ऐसे लिख देते हैं 10 बाय 10 का। ठीक है, इसमें भाई 1 बाय 1 का ऐसे कमरा हो गया, फिर 2 2.5 बाय 2.5 का ऐसे गैलरी हो गई, तो ये लार्ज स्केल है। ठीक, तो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप। फिर आती है डायरेक्शन। भाई मैप में मुझे ये पता चलना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। अब मैं मैप लेके खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मान लो मुझे आपके घर आना है, ठीक है, मेरा घर यहाँ पर है, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। मान लो बरखा का घर यहाँ है, मैं चलने पड़ूं ऐसे इस तरफ, तो मैं कभी बरखा के घर पहुंच पाऊंगी नहीं। मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं ईस्ट में रह रही हूँ, बरखा का घर वेस्ट में है, तो मुझे वेस्ट में जाना है। तो ये कैसे पता चलेगा, दिशा का कैसे पता चलेगा, दिशा का ऐसे पता चलता है कि मैप पे हम एक कंपास बना देते हैं ऐसे प्लस के साइन के साथ, और उसके ऊपर लिख देते हैं एन। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मुझे पता है कि नॉर्थ किस तरफ है, तो जिस तरफ नॉर्थ होगा उसके हिसाब से मैं अपने बाकी के दिशा निकाल लूंगी, इस तरह से निकाल लूंगी। अब मुझे पता है मैं यहाँ खड़ी हूँ, नॉर्थ मेरे सामने है, मुझे जाना वेस्ट में है, तो मैं वेस्ट की तरफ बढ़ूंगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन जो होते हैं बेटा, 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। हमारे मैप में 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जिनको आप कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, ये 4। ठीक है, अब इन चारों के बीच में भी एक एक डायरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो इन 2 डायरेक्शन के बीच में आता है, 2 मेजर डायरेक्शन के बीच में आता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब कैसे सवाल आते हैं, देखो इस तरह से कि आप वाई पर खड़े हो, ठीक है, आप वाई से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गए, फिर वहां से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए, फिर वहां से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गए, फिर वहां से 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए, फिर आप वहां से 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, फिर आप वहां से 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो हम ऐसे डायग्राम बना के उसको सॉल्व करते हैं। तब आप कहाँ पे थे, अपने घर पे थे, तब आप अपने स्कूल पहुंच गए। अब बताइए आपके स्कूल से आपके घर की तरफ का डायरेक्शन क्या है। भाई ये मेरा स्कूल हो रहा है और ये मेरा घर हो रहा है, ये डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि कौन सी दिशा है। तो जहां पे भी आप खड़े हो उस वक्त जहां से पूछा गया है, वहां पे कंपास का सेंटर रख दो। ये कंपास होता है, इसका सेंटर रख दो, बीचों बीच रख दिया। भाई ऊपर क्या है, नॉर्थ, इस तरफ क्या है, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा घर स्कूल से किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं। ओके, फिर आता है कंपास। ये कंपास है, आप सबने देखा होगा, इसमें एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ हमारा डायरेक्शन दिखाती है। तो अगर हम कहीं भी खो जाएं तो हमें अगर नॉर्थ पता चल जाएगा तो मुझे ये पता है कि भाई नॉर्थ मेरे सामने दिख रहा है अगर, तो मेरा जो राइट हैंड है वो ईस्ट दिखाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट दिखाएगा, ठीक है, और मेरी जो बैक है वो साउथ दिखाएगी। ओके, देखो ये इन्होंने डायरेक्शन का दिखा रखा है, यहाँ पे इन्होंने ये स्केल बना रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब ये कुआं है, मैंने आपसे बोला कि स्कूल से निकल के कुएं तक जाओ। ठीक है, भाई आप यहाँ से निकले, कुएं तक पहुंचे, मान लीजिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर हो गया ये। तो 8 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको कुआं पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगा, 80 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वॉज 10 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर इज 80 मीटर।
तो इस तरह से हम स्केल में डायरेक्शन पता कर लेते हैं और डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तीसरी चीज जो मैप में आती है बेटा वो होती है सिंबल, संकेत। ठीक है, संकेत क्या होते हैं? वो ऐसे चिन्ह होते हैं जिनकी वजह से आप पता लगा लो कि यहाँ पे जंगल है या मंदिर है या मस्जिद है या कुआं है, क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, एक कंफ्यूजन होने लग गई कि मान लीजिए इंडिया का मैप है और एक बंदा यूएसए से आता है और वो इंडिया का मैप लेके इंडिया घूम रहा है। अब इंडिया वालों ने मान लीजिए कुएं के लिए ये चिन्ह बना रखा है और यूएसए वालों ने कुएं के लिए ये चिन्ह बना रखा है। तो यूएसए वाले को तो पता है कि ये कुआं है, तो वो इस चिन्ह को पहचान ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से सारे देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ और इन्होंने कुछ सिंबल्स कलेक्ट किए और उन सिंबल्स को एक नाम दे दिया। इन सिंबल्स को बोला गया कन्वेंशनल सिंबल, और ये कन्वेंशनल सिंबल है ये आपके सामने, ये सारे। यानी कि अब आप दुनिया में कहीं भी जाइए बेटा, आपको रेलवे लाइन के लिए यही 3 चिन्ह मिलेंगे, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और रेलवे स्टेशन के लिए। ठीक है, आप सड़क की बात करेंगे तो पक्की सड़क ऐसी होगी, कच्ची सड़क ऐसी होगी। दो कंट्रीज के बीच में ऐसी बाउंड्री होगी, स्टेट के बीच में ऐसी, जिले के बीच में ऐसी। ठीक है, रिवर के लिए ये चिन्ह मिलेगा, कुएं के लिए ये, तालाब के लिए ये, कैनाल के लिए ये, ब्रिज के लिए ये। ठीक है, मंदिर, चर्च, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है? आबादी, यहाँ मतलब कि यहाँ पे बस्ती होगी, लोग होंगे यहाँ पे ज्यादा, और ये कब्रिस्तान होगा। यहाँ पे जंगल होंगे, यहाँ पे घासें होंगी, मैदान होगा। ठीक है, तो अब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंट्री का आप मैप उठाएंगे, फ्रांस का, जर्मनी का, तो ये चिन्ह अगर आपको पता होंगे तो आप चिन्ह देख के समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ पे नदी जा रही है, यहाँ पे वो जा रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाला नक्शा है। ठीक है, ये नक्शा है, तो भाई ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या था? सेटलमेंट। तो यहाँ पे मतलब लोग हैं, बस्ती है, घर है। ठीक है, अब इस घर से निकल के ये डॉट 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 लाइन देख रहे हो, डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या था? कच्ची सड़क, कच्चा रोड। तो ये कच्चा रोड है। और पूरी फुल लाइन का मतलब क्या था? मेटालिक रोड। मेटालिक रोड यानी पक्का रोड है ये। और इसका मतलब क्या था? मस्जिद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पुल है हमारा, है ना। तो मुझे अगर कोई कहे मुझे कि भाई आप स्कूल से निकल के वहां जाओ, मंदिर जाओ, तो स्कूल से निकल के मैं इस तरफ जाऊंगी, फिर इस तरफ जाऊंगी, ये मंदिर मिल गया मुझको, क्योंकि मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो ये चिन्ह पहचानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा मैप जो होते हैं उसमें कुछ कलर्स होते हैं, जो हमारा फिजिकल पॉलिटिकल मैप होता है बेटा। ठीक है, उसमें कुछ कलर्स होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं? कि ब्लू कलर जो होता है वो वाटर के लिए होता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए होता है, येलो कलर होता है पठार के लिए। पठार क्या होते हैं बेटा? ये ऐसी चट्टानें होती हैं खड़ी। माउंटेन ऐसे होते हैं। ठीक है, माउंटेन का इंक्लाइन टेढ़ा होता है, माउंटेन की चोटी होती है। पठार ऐसे फ्लैट होते हैं और फिर नीचे खाई होती है, सीधी खड़ी वो होता है, इनका ढलान जो होता है वो खड़ा होता है। ठीक है, ओके। ये पहाड़ों से छोटे होते हैं, पहाड़ होते हैं इस तरीके से, पठार होते हैं, और फिर मैदान होते हैं। मैदान एकदम सपाट होते हैं जहाँ पे आप फसल उगा सकते हो। ठीक है, येलो प्लेट्यू के लिए होता है, ग्रीन आपका प्लेन्स के लिए होता है। कलर याद रखना, क्वेश्चन आता है। अब आता है स्केच। स्केच क्या होता है बेटा? स्केच वो होता है जो बचपन में आपने सबने अपने दोस्तों को बना के दिया होगा, एक रफ मैप जिसमें कोई स्केल नहीं होता। ठीक है, स्केच में कोई स्केल नहीं होता, बस हम इस तरीके से अपने दोस्त को बताते हैं कि देखिए स्कूल है, तू स्कूल पे आ जाइयो। ठीक है, वहां से सीधा बढ़ियो, एक गली आएगी उसमें मत मुड़ियो, फिर आगे बढ़ियो, फिर एक गली आएगी उसमें मुड़ जाइयो, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ जाइयो। ठीक है, फिर एक दुकान आएगी, वो अंकल की दुकान के सामने सीधा चलियो, फिर आगे मुड़ जाइयो, गली में मत मुड़ियो, फिर आगे बढ़ जाइयो, एक मंदिर आएगा, मंदिर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आएगा तो तुझे मेरा घर दिख जाएगा, लाल कलर का गेट। ऐसे बताते थे बचपन में हम अपने दोस्तों को नक्शा। इसको बोलते हैं स्केच, रफ डायग्राम, रफ मैप। ठीक है, प्लान। प्लान होता है बेटा नक्शा, जैसे घर का, किसी बिल्डिंग का, स्कूल का। ठीक है, जैसे हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं कि भाई हम यहाँ बेडरूम देंगे, यहाँ पे सीढ़ियां होंगी ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ गैलरी होगी, यहाँ दूसरी किचन होगी, और इस तरीके से आप नक्शा जो बनाते हो, प्लान वो होता है प्लान। ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रूम वगैरह ये सब हम शो करते हैं।
तो ये आपका मैप वाला चैप्टर भी ओवर हो गया। चलो इसके सवालों पे आ जाओ। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट की बात हो रही है, फॉरेस्ट कोई खास जगह है, यानी कि उस मैप में सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाए जाएंगे। तो ये कौन सा मैप हुआ? बोलो बेटा। चार्जर लगाना। सिर्फ जंगल दिखाए जाएंगे तो ये हो गया थीमेटिक मैप। ठीक है, नहीं हो रहा, हिलाओ थोड़ा। ब्लू कलर किसके लिए यूज होता है? बोल क्यों नहीं रहे हो विस्मिता बरखा? वाटर बॉडी। कंपास किसके लिए यूज होता है? करो करो कोशिश करो। डायरेक्शन के लिए। स्केल किस में जरूरी होता है? नहीं, स्केच में स्केल नहीं चाहिए होता, मैप में। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये वाला स्केल। ठीक है, अब आपके दिवाली के बाद क्लासेस होंगी बेटा। कल धनतेरस है तो कल से ही मैंने ऑफ दे रखे हैं। फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी थर्सडे के बाद से अगले हफ्ते, और उसके बाद संडे मंडे छुट्टी देके छठ की, फिर मैं ट्यूसडे से हमारी रेगुलर क्लास होंगी। ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर दूँ। चलो आराम करो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ओके बाय।